अपना चैनल मेहता स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से हम लोग नागरिक शास्त्र संविधान का कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये संविधान का चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट इसका बन चुका है। जो भी उसको नहीं देखे हैं, सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख लें। चलिए, आज हम सरकार के प्रकार, सरकार के प्रमुख अंग एवं उससे संबंधित विभिन्न प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। आज हम सरकार, उसके प्रकार, उसके विभिन्न रूप एवं उससे संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 77 देखिए कि सरकार का एक परिभाषा आपको हम दिए। सरकार क्या है, सरकार किसे कहते हैं? ऐसे तो सब इस बात से परिचित होंगे। हम यहाँ एक नोट के आधार पर सरकार का परिभाषा दिए हैं कि सरकार एक ऐसा संगठन या संस्था होती है, सरकार एक ऐसा संगठन या संस्था होती है जो जन कल्याण का काम करती है। किसका काम करती है? जन कल्याण का काम करती है तथा देश के भीतर शांति बनाए रखने के लिए कानून बनाती है, तथा देश के भीतर शांति बनाए रखने के लिए कानून बनाती, उसी को हम सरकार कहते हैं। आगे देखिए, सरकार के कितने अंग होते हैं? चलिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है, सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79, सरकार के विभिन्न रूप होते हैं। सरकार के अलग रूप होते हैं, जैसे राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाह। राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाह, सैनिक शासन, ये सब सरकार के विभिन्न रूप हुए। चलिए, 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सरकार, ये देखिए, आपको हम इस स्टडी के आधार पर बता रहे हैं कि सरकार ऐसे और भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन सरकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सरकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा गैर लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा गैर लोकतांत्रिक सरकार। सरकार 2 प्रकार के होते हैं, लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सरकार के स्वरूप के आधार पर शासन कितने प्रकार के होते हैं? सरकार के स्वरूप के आधार पर शासन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। सरकार के स्वरूप के आधार पे शासन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखिए, शासन 2 प्रकार के होते हैं। सरकार के स्वरूप के आधार पे शासन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। सरकार के स्वरूप के आधार पे शासन 2 प्रकार के होते हैं, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। चलिए, 82 नंबर क्वेश्चन है कि 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली अपनाने वाला विश्व के 2 देश का नाम बतावे। देखिए, इससे प्रश्न बनता है कि भारत और ब्रिटेन, भारत तथा ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, जबकि देखिए 83 है कि अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। आगे देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का प्रधान होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन कि अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? तभी जस्ट हम आपको बताएं कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है।
84 नंबर क्वेश्चन कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, भारत के शासन की संसदीय प्रणाली किस देश की तर्ज पर अपनाई गई है? भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड के तर्ज पर है। भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के तर्ज पर अपनाई गई है। आगे देखिए 86, सांसद क्या? सांसद देखिए, एक होता है पार्लियामेंट यानी जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की समूह को ही जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए प्रतिनिधियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। चलिए, विधायिका का प्रमुख प्रधान कौन होता है? तो विधायिका का प्रमुख प्रधान संसद होता है। विधायिका का प्रमुख प्रधान संसद होता है। आगे 88 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय संसद का स्वरूप द्विसदनात्मक है। भारतीय संसद द्विसदन में, आपको हम बताएंगे आगे चल के, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। भारतीय संसद का स्वरूप द्विसदनात्मक होता है। आगे देखिए कि संसदीय शासन में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? ध्यान देना, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, कन्फ्यूजन ना हो। अध्यक्षात्मक रहेगा तो राष्ट्रपति और संसदीय रहेगा तो प्रधानमंत्री होता है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय सरकार में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान किस में निहित होता है? तो वास्तविक प्रधान होता है आपका मंत्रिमंडल में निहित। वास्तविक प्रधान किस में निहित होता है? तो मंत्रिमंडल में निहित होता है। मंत्रिमंडल का ये जो हेड होता है वही प्रधानमंत्री होता है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन कि मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? अभी जस्ट हम बोल दें आपको कि मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए, मंत्रिमंडल के सारे सदस्य के किस अंग के आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, मंत्रिमंडल के सारे सदस्य सरकार के किस अंग के सदस्य होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं वो सरकार के व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? व्यवस्थापिका। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उसमें जो मंत्रिमंडल होता है वो व्यवस्थापिका का सदस्य होता है। मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका का सदस्य होता है। देखिए, अब हम आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आप देखिए, हम बार बार पढ़ रहे हैं संसद। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो भारत में अब संसद के बारे में कुछ प्रश्नों को जानेंगे कि संसद के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, ये रहा संसद और संसद के 3 अंग हुए, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन अगर पूछ दे संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन 2 होता है। 2 सदन होता है, जिसमें से कि पहला होता है निम्न सदन और दूसरा उच्च सदन। निम्न सदन और उच्च सदन, निम्न सदन और उच्च सदन। संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3। लोकसभा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 3 अंग होते हैं संसद के, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और 2 सदन होते हैं, और 2 सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। देखिए यहाँ आपको तीर बना के हम दिखाने की कोशिश किए हैं कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, 94 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? अभी जस्ट हम आपको बता दें कि भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक निम्न सदन जिसको हम लोकसभा कहते हैं और एक उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा भी कहते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन की लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए, लोकसभा को और प्रतिनिधि सभा के नाम से। कौन सभा? प्रतिनिधि सभा। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जाना जाता है।
आगे देखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार द्वारा। इसका मतलब हुआ कि सभी व्यस्त व्यक्तियों का सबको मताधिकार का अधिकार प्राप्त होगा और सभी के मत का समान मान रहेगा। किसी के मन में ऊंच नीच नहीं रखा जाएगा, किसी के मत में ऊंच नीच की भावना नहीं रखा जाएगी, चाहे वह अमीर व्यक्ति का वोट हो या गरीब व्यक्ति का वोट हो, सबके वोट का बराबर महत्व होता है। इसी के अनुसार हम लोकसभा का सदस्य चुनते हैं। चलिए, 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में अगर कुल सदस्य आए, यहाँ ध्यान देने बात है, लोकसभा में अगर कुल सदस्य आए तो आपका आंसर होगा 545। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या जी 97 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, कुल सदस्य आएगा तो 545, कुल सदस्यों की संख्या 545। लेकिन यदि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या आ जाए तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543। कुल सदस्य 545, निर्वाचित सदस्य 543। और लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था। देखिए, 543 में 543 तो निर्वाचित हुआ, चुना के गया जनता के द्वारा प्रतिनिधि के माध्यम से। बाकी 2 सदस्य जो बचा उसको राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन सदस्य को समुदाय से उनको मनोनीत करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार आपको हम रिवीजन करवा देते हैं कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 545, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 और कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो 2 सदस्य को। चलिए, 100 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य किस समुदाय के होते हैं। देखिए, एंग्लो इंडियन समुदाय होते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग होते हैं। चलिए, 101 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने वाली उम्मीदवार क्या कहलाती है। लोकसभा के प्रतिनिधि जिसे हम लोकसभा के लिए चुनते हैं तो वो उम्मीदवार कहलाते हैं सांसद। संसद का सदस्य सांसद या एमपी, हिंदी देखिएगा, इसका फुल फॉर्म एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के सदस्य कहलाता है। 102 नंबर क्वेश्चन कि सबसे अधिक लोकसभा सदस्य किस राज्य में है। ध्यान देना, सबसे अधिक लोकसभा सदस्य आपका उत्तर प्रदेश में है, जिसमें तकरीबन आपको 80 सदस्य मिलेंगे। लोकसभा में 80 सदस्य। और इसके अलावा देखिए, अगर आ जाए प्रश्न कि बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो 40। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है 40 है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है 16। देखिए, यहाँ एक ऐसा संग्रह है जो कि एक ही तरह का प्रश्न आपको एक साथ दिया गया है ताकि इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो आज आपका क्लियर हो जाए, आगे फिर ऐसा कन्फ्यूजन में आप लोग नहीं फंसे। देखिए, लोकसभा का अगर सदस्य संख्या पूछे तो लोकसभा का अगर सदस्य संख्या पूछे तो मारिएगा लोकसभा का बिहार में लोकसभा का सदस्य संख्या है 40। लेकिन अगर राज्यसभा का सदस्य संख्या होवे तो 80, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 40। राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 40। लोकसभा का देखिए, बिहार में लोकसभा का सदस्य संख्या कितनी है तो 40, लोकसभा का सदस्य संख्या 40 और राज्यसभा का सदस्य संख्या 16 है। राज्यसभा की सदस्य संख्या 16, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा की सदस्य संख्या 16 है बिहार में। आगे देखिए, 105 नंबर क्वेश्चन कि राज्यसभा 105 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा किस रूप में कार्य करती है तो राज्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। आगे 106 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो राज्यसभा का सदस्य जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, इसका जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। इसी कारण इसको हम कहते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किस रूप से होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे देखिए, हम देखते हैं इसके बाद 100 देखिए हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 है।
राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 है। तो राज्यसभा के, यहाँ भी देखिएगा इसी तरह का प्रश्न बनता है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी है, तो 243। निर्वाचित सदस्य की संख्या 243। और राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता था, देखिए 250 में 243 निर्वाचित है, तो बाकी जो 12 बच गए हैं उसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। चलिए, उसको राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। इसके अलावा देखिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे देखिए 111 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल के चुनाव में कौन भाग लेता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव में भाग लेता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का। देखिए आज ये हो गया आपका, आज तक का टॉपिक ख़त्म हुआ। आज हम लोगों ने जाना मेनली सरकार के अंग, इसके अलावा संसद, इसके अलावा हम समझने की कोशिश की है संसद के तीनों अंग। संसद के तीनों अंग में एक हम समझे पहले लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसमें हमने जाना कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह एक अच्छा मस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा, मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट लेकर, 5वां पार्ट लेकर जल्द ही आपसे मिलेंगे। चलिए, गुड बाय, जय हिंद।